मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय। आज हम क्रिटिकली अप्रेज करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। जो हरित क्रांति है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे और हरित क्रांति एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवोल्यूशन लाने के लिए एक बहुत ही मेजर रिवोल्यूशनरी पीरियड कहा जा सकता है मिड 1960s में। तो इस वजह से आज हम इसको डिस्कस करेंगे। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, हमें पता है। और इंडिया होल्ड्स द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड इन द वर्ल्ड आल्सो विथ 20 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स एंड 157.35 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। और 58% रूरल हाउस होल्ड्स जो हैं वो हमारे इसी सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं, एग्रीगेरियन इकोनॉमी पे। और एक रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर जो एस्टिमेट करती है कि 2017-18 में 279.5 मिलियन टन जो क्रॉप ईयर हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम सेल्फ सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन में आ चुके हैं, आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुके हैं फूड प्रोडक्शन पे। पर इसकी कहानी बहुत पीछे जाती है, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के टर्म्स में देखेंगे, जो कि मिड 1960s की बात कर ये ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो वैसे तो जापान में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने दो न्यूक्लियर बम्स फोड़े थे, उसके बाद वो एकदम तबाह हो गया था। फिर ये कुछ अग्रीमेंट्स हुए, ये हुआ कि अमेरिका ही जापान को रिवाइव करने में हेल्प करेगा। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे पहले रिवाइव किया जाए। तो उसमें वहाँ के जो फोर्स के एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट थे, उनमें से उन्होंने कहा कि एक वीट वैरायटी जो है वो डेवलप की और कहा कि उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए जापान में, और जिसको मिक्स किया गया, भेजा गया मेक्सिको की लैब में। और वहाँ से नॉर्मन बोरलॉग, आपको पता है कि मेक्सिको की जो प्रयोगशाला थी वहाँ पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने इन दो वेराइटीज को मिलाते हुए जो है एक नॉरिन वेराइटी प्रोड्यूस की और वो जापान में यूज हुई। तो मिड 1960s में इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ है वो उसी समय ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज में ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो रहा था, क्योंकि वर्ल्ड में ये देखा जा रहा था कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी पर फूड ग्रेन प्रोडक्शन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था और कई जगह पर भूखमरी थी। तो इस वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ल्ड लेवल पर ही डेवलपिंग इकोनॉमीज में इंट्रोड्यूस हो रहा था। भारत में ये हुआ कि 1960s के शुरू में एक तो पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ, फिर चाइना के साथ युद्ध हुआ, फिर लगातार कुछ ड्रॉट पीरियड आए, सूखा पड़ा, तो फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गई। और इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, सिर्फ उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा इम्पोर्टेंस दी गई, प्राइमरी इम्पोर्टेंस आप कह सकते हैं दी गई। पर फिर जैसे ही सेकेंड प्लान आता है तो एकदम से शिफ्ट हो जाता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पर और एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा इग्नोर्ड हो जाता है, उस पर फोकस जो है वो इग्नोर्ड हो जाता है। इसका ड्रॉबैक हमने देखा कि जो इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस किया गया और एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया गया, जबकि आज़ादी के बाद तो ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन जो है वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही निर्भर थी और करीब करीब 6 लाख विलेजेस में लोग रह रहे थे। पर जो है उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमी जब रिवाइव करने लगी तो सीधे इंडस्ट्री पे ही फोकस करना थोड़ा सा वहाँ पे एक गलत हो गया, क्योंकि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। और इसकी वजह से और लगातार कुछ ऐसी आर्थिक परिस्थितियां भी विषम बनी कि हमें फूड प्रोडक्शन के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट होना पड़ा, ख़ास तौर पे यूएसए से। और जो वहाँ से वीट मंगाया गया, गेहूं मंगाया गया, वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का गेहूं आया और जो हमारे इम्पोर्ट बिल्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। तो इस वजह से ये हुआ कि हमें सेल्फ
सफिशिएंसी या आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से। तो उस समय 1966 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, और साथ ही साथ उस समय सी सुब्रमण्यम हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और MS स्वामीनाथन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर ये एक तरीके से कहा जाए तो गवर्नमेंट मशीनरी और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, और ये 3-4 बड़े-बड़े नाम अगर आप ले लें, तो इन सब की वजह से एक भारत में इस तरीके का दौर आज के समय में हम जो देख रहे हैं कि हम एकदम आत्मनिर्भर हैं फूड प्रोडक्शन में, तो वो इन सबको श्रेय जाता है लाने का। और इसलिए सबसे पहले अमेरिकन बोरलॉग जो साइंटिस्ट हैं उनको ही हम ये देते हैं श्रेय, क्योंकि इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के बना रहे थे ये, और जो डिफरेंट कंट्रीज में यूज़ की जा रही थी। और क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन मेक्सिको में और कुछ और देशों में सक्सेसफुल हुआ 1950s और 60s में, इस वजह से ये हुआ कि इसे भारत में भी यूज़ किया जाए। और भारत में MS स्वामीनाथन जी ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर इंट्रोड्यूस किया, और ये वर्कआउट होता गया, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना चाहते या फिर आपका प्राइम मिनिस्टर ना अप्रूवल देते तो ये चीज़ें कैसे होती। तो पूरी मशीनरी ही आप कह सकते हैं इस दिशा में काम करने लगी, और इस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। ये हमारे जो दो महान आप कह सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक हैं भारत के लिए, तो MS स्वामीनाथन जी हैं, और दूसरे नॉर्मन बोरलॉग हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे आप जिनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहते हैं। पर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म है वो टर्म आपका US AID यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है, उसमें विलियम S गॉड हैं, उन्होंने 1968 में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का टर्म दिया गया, जिसमें नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है और उसी के अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जा रही हैं डेवलपिंग नेशंस में। और ये सहायता कौन दे रहा है? जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, वो इस पूरे दौर में 1940 से लेके 60s तक के दौर में डिफरेंट कंट्रीज में इसको प्रमोट कर रहे थे। तो मैनी हाई यील्डिंग वेराइटीज वर इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ द ग्रीन, एंड उसमें शुरू में भारत में हम देखते हैं कि वीट पे ही सबसे ज़्यादा फोकस रहा। 1960s से 1970s में वीट पे ही फोकस रहा, फिर धीरे धीरे उसके बाद राइस और मेज़, बेसिकली जो कुछ कोर्स ग्रेन्स और वीट एंड राइस पर ही ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया। और जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ वीट की और राइस की इंटरनेशनल मेज़ एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर जो मेक्सिको का था, जहां पर नॉर्मन बोरलॉग जी काम कर रहे थे, वो, और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपाइंस में वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वीट और राइस की रिस्पेक्टिवली जो है वो बना रहे थे, जो कि विश्व में जगह जगह उसको लागू किया जा रहा था, डिफरेंट कंट्रीज उसको अडॉप्ट कर रही थी। अब इसमें ये क्या करता है कि जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है उसको बढ़ा देता है 2 to 3 क्रॉप्स पर ईयर, क्योंकि जो इसका मेच्योरिटी पीरियड है वो कम होता है। जैसे कि अगर हम भारत में देखें तो जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड IR8 वैरायटी थी तो वो 130 डेज में मेच्योर होती थी, और जो बाद में एक और वैरायटी डेवलप हुई IR72 तो वो खाली 100 दिन में ही मेच्योर हो जाती थी। और जबकि जो अभी तक ट्रेडिशनल राइस वैरायटीज थी वो 150 से 180 दिन मैच्योर होने में लगती थी, यानी कि हमारे कुछ दिन बच रहे हैं। तो ये दिन जो है वो डबल क्रॉपिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग को प्रमोट करने में सहायक हुए। और जो 1960 to 1985 का पीरियड कह सकते हैं हम भारत के लिए, तो यहाँ पर जो यील्ड पर हेक्टेयर है, प्रोडक्टिविटी है टोटल, और टोटल प्रोडक्शन, तीनों ही चीज़ें डेवलपिंग कंट्रीज़ में बढ़ी।
और इसी के डेवलपिंग कंट्रीज में बड़ी साथ ही साथ ग्लोबल प्रोडक्शन जो सीरियल्स का है वो ऑलमोस्ट 174% बढ़ा 1950 से 90 के बीच वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल पॉपुलेशन के लेवल पे। और जबकि ग्लोबल पॉपुलेशन इस 1950 से 1990 के बीच सिर्फ 110% से बढ़ी और फूड के प्रोडक्शन 174% से बढ़ा। तो ये इंक्रीज्ड प्रोडक्शन जो सीरियल्स का है, एक तरीके से इसने जो माल्थीसियन थ्योरी थी कि माल्थस कहते थे कि जो सीरियल्स का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो अरिथमेटिक मीन से बढ़ता है और जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक मीन से बढ़ती है, यानी कि जो अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल ना किया जाए तो खाने की कमी हो जाएगी और लोग भूखमरी से मर जाएंगे। पर इसमें अगर आप टेक्नोलॉजी को लाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने ये दिखा दिया कि नहीं, माल्थस की थ्योरी को यहाँ निगेट करते हुए बता दिया कि अगर आप नई टेक्नोलॉजी लाते हैं तो जो आपका फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो भी कई गुने बढ़ सकता है, जैसे 4 गुने 6 गुने भी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा, ये देखा गया। तो इस वजह से बहुत ही रिमार्केबल चेंज लाया ग्रीन रिवोल्यूशन, और ख़ास तौर पे भारत के लिए हम इसको कह सकते हैं। बस ये था कि ये जो सिंपल ट्रेडिशनल फार्मिंग अभी तक चली आ रही थी, वुडन प्लॉ से, वाटर व्हील से, बुलक कार्ट से, इससे एकदम से हटकर, जहाँ पे एनिमल और ह्यूमन डिपेंडेंसी थी उससे एकदम से हटकर अब मशीन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंसी हुई, जैसे जो केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, जो ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, ये केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स से प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाते हैं। और इसके लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इरिगेशन सिस्टम अच्छा, ये जो सीड की वैरायटी है उसी के लिए ये ज़रूरी है कि इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो, साथ ही साथ जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ बढ़े और मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसका मैच्योरिटी पीरियड इतना कम है। तो जितना फास्ट आप मूव करेंगे तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो एक प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम हो जो कि चाहे कैनाल्स के माध्यम से हो, चाहे ट्यूबवेल्स के माध्यम से हो, और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स तो मस्ट है। उसके बाद केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं, और फिर यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी, आप जिसको कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मैकेनाइजेशन को लाने की बात है, और एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज, यानी कि जब मशीनें आएंगी तो ऐसे एरियाज जो ह्यूमन कल्टिवेट नहीं कर पा रहे थे उन एरियाज को भी कल्टीवेशन किया जा सकता है इन मशीन्स के द्वारा, उनकी प्लॉइंग हो सकती है और वहाँ पे कुछ ट्यूबवेल्स वगैरह लगा के वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो सकती है। तो इस तरीके से एक्सपेंशन हो सकता है, फार्मिंग एरियाज का भी बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों ने मिलकर ओवरऑल प्रोडक्शन जो है भारत में, अब मेथड्स में जैसे हम कह रहे हैं कि इरिगेशन के, तो इरिगेशन में यहाँ पे कुछ सिंपल स्प्रिंकलर इरिगेशन दी जा रही है। आज के संदर्भ में हम कह रहे हैं कि वाटर कंजर्वेशन मेजर्स, क्योंकि ट्यूबवेल्स ने जो हमारा वाटर टेबल है वो बहुत लो कर दिया, क्योंकि ओवर एग्जॉस्ट किए गए हैं रिसोर्सेज, अंडरग्राउंड रिसोर्सेज ट्यूबवेल्स की वजह से। पहले तो डीजल से चलते थे तो थोड़ा महंगा भी पड़ता था, जब इलेक्ट्रिसिटी गांव-गांव तक पहुंच गई तो थोड़ा सस्ता हो गया, तो ट्यूबवेल्स से पानी का दोहन और ज़्यादा होने लगा। तो अब ये है कि वाटर टेबल बहुत लो जा रहा है, तो किस तरीके से हम ऐसी इरिगेशन के सिस्टम को अब अडॉप्ट करें कि थोड़ा पानी की बचत हो सके। फिर देखिए ट्रैक्टर्स हैं या कंबाइन मशीन्स भी होती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, प्लॉइंग मशीन है, पेस्टिसाइड्स से स्प्रे किया जा रहा है। तो ये कुछ मेथड्स जो ग्रीन रिवोल्यूशन आ रहे हैं वो है। अब ओवरऑल स्ट्रेटजी यही थी कि 1965 में जो स्ट्रेटजी यूज़ हुई हमारे यहाँ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स से बढ़ाया जाए, खास तौर पे वीट और राइस। उसके लिए केमिकल अगर फर्टिलाइज यानी केमिकल इनपुट्स की ज़रूरत है। अभी तक मैन्योर या ऑर्गेनिक जो आपके प्रोड्यूस थे अवेलेबल थे ट्रेडिशनल फार्मिंग में, वही यूज़ होते थे, पर ये एकदम से अलग से चेंज हुआ कि केमिकल इनपुट्स डाले जाएं। अब केमिकल इनपुट्स आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में तो मिलेगा नहीं, उसके लिए आपको इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो इसने पूरा ही परिदृश्य ही बदल दिया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का। इंडिपेंडेंटली द सीड्स एज वेल एज द फर्टिलाइजर्स वर फेयरली इनइफेक्टिव, बट यूज टुगेदर दे वर प्रॉमिस टू डबल और इवन ट्रिपल द क्रॉप यील्ड्स। यहाँ तक कि कहीं कहीं देखा गया कि 4 गुने भी ज़्यादा यील्ड हुई। तो
खाली सीड्स से ही ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता, उसके साथ साथ प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम और प्रॉपर फर्टिलाइज़र के यूज़ से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती थी। और दिस प्रोडक्शन ड्राइव वाज लिंक्ड टू अ मूव टू अ परचेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एकदम से जो बफर स्टॉक्स हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, ये बढ़ने लगे और फिर वहाँ से वो मार्केट में जाने लगा, या जो पीडीएस सिस्टम है गवर्नमेंट का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ से रीजनेबल रेट्स पे फूड ग्रेन्स लोगों को अवेलेबल कराए जाने लगे। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भी अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ी क्योंकि उसके अपने बफर स्टॉक्स भी बढ़ने लगे। इंडिया अब जो वो फॉरेन एड पर या फॉरेन इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट था अभी तक, फूड के इंपोर्ट्स के लिए ऐसी परिस्थितियां उसने देखी, तो अब वो सेल्फ रिलायंट हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है जो कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भारत में देखने को मिला। अब इसमें अचीवमेंट्स आप क्या कह सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, तो ये बूस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स में जो हमारा अभी इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में पेज है उस पे इंक्रीज दिखाया गया है। बूस्ट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी हुआ। और ये जो लास्ट पॉइंट है उसको अभी समझा देते हैं कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस स्ट्रेंथन हुए, क्योंकि जो आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अब उसके सारे इनपुट्स एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं मिल रहे हैं, उसके जो इनपुट्स हैं वो मैक्सिमम इंडस्ट्री से मिल रहे हैं। और इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आउटपुट निकल रहा है उसके इनपुट्स को यूज़ कर रही है, प्रोसेस करके उसको यूज़ कर रही है। जैसे मिलिंग है, इस तरीके की वैरायटीज़ जो भी क्रॉप की प्रोड्यूस हो रही है उनकी मिलिंग वगैरह है, या उसको आगे फर्दर प्रोसेस करना है। तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा 1960s के पहले कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, पर जब एग्रीकल्चर सेक्टर में को बूस्ट किया गया तो उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खास तौर पर जो आपका थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चर में जो भी मशीन्स यूज़ हो रही थी, प्लस केमिकल फर्टिलाइजर्स, प्लस केमिकल पेस्टिसाइड्स, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स। हालांकि हम थोड़ा काफ़ी इंपोर्ट भी करते हैं, पर जो है उसके साथ साथ हम उसकी इंडस्ट्रीज भी इंडिया में लगाई गई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इस तरीके से थोड़ा बूस्ट हुआ। तो ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस विद इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो कि बूस्ट हुआ। और नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरीके से फूड ग्रेन प्रोडक्शन अगर हम ओवरऑल देखें तो 1950-51 में जो खाली 50.82 मिलियन टन था वो बढ़कर 2012-13 का फिगर यहाँ लिया गया है तो 255.36 मिलियन टन तक बढ़ा। और उसमें अगर राइस का देखा जाए तो वो 20 मिलियन टन से करीब करीब 104 मिलियन टन बढ़ा। वीट का इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई 6.46 मिलियन टन से 92.46। और ये चेंज सबसे ज़्यादा कहाँ के बाद आया? 1961 के बाद, यानी कि 1970s में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा और उसके बाद 1980s का पीरियड जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए है इसमें बहुत ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी। और आप अगर देखें तो जितने भी फूड ग्रेन्स है, राइस, वीट, मेज, कोर्स के ग्रेन्स, सबकी प्रोडक्शन बढ़ा है। और साथ ही साथ पल्सेस जो हैं उसमें भी डिफरेंट वेराइटीज़ जो हैं उनका भी प्रोडक्शन बढ़ा है। थोड़ा बहुत ऑयल सीड्स का भी प्रोडक्शन बढ़ा है, पर ऑयल सीड्स में कमर्शियल क्रॉप्स में आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। कॉटन भी थोड़ा बढ़ोतरी, मतलब और प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। बेसिकली आपका जो फूड ग्रेन्स हैं, राइस, वीट, मेज, कोर्स सीरियल्स और कुछ पल्सेस हैं, उनमें मेजर चेंज आपको देखने को मिल रहा है जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी वजह से। और मेजर इंक्रीज जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में था वो 50 मिलियन टन से 1950 से लेके 79 मिलियन टन 1964 में हुआ। और फिर
5.1 मिलियन टन 1968 में हुआ और उसके बाद से लगातार ये बढ़ ही रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत सक्सेस जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में है उसमें कोई एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें साइंटिस्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि IRRI फिलीपींस वाला और CIMMYT मैक्सिको वाला, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल डोनर एजेंसीज हैं जैसे फोर्ड फाउंडेशन, रॉकस्टेलर फाउंडेशन एंड USAID हैं। और किसान जिन्होंने इस जो भी स्ट्रेटजी थी इसको अडॉप्ट किया, भले ही धीरे धीरे अडॉप्ट किया पर इसको अडॉप्ट किया। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, ये इन्होंने भी बहुत ही हेल्पफुल रहे कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग से स्मूथ जो ट्रांसमिशन हुआ है या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है टेक्नोलॉजी का, एकदम टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है। आप कह सकते हैं कि न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी जो इंट्रोड्यूस हुई आपकी इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में, तो वो इसी के बाद से ही हुई। तो आप पूरा ओवरऑल देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन हेल्पफुल रहा बहुत सारी वैरायटीज़ के आपका बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। पर ऐसा नहीं है कि फ़ायदे हैं, कुछ जैसे हम आत्मनिर्भर हो गए, हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, इंपोर्ट का जो हमारा बिल था फूड ग्रेन्स के टर्म्स में आप कह सकते हैं कि उसमें कम हुआ। पर एक चीज़ में बढ़ा कि जो आपकी जो मशीनरी चाहिए थी और फर्टिलाइज़र चाहिए थे तो शुरू में उसके लिए इंपोर्ट्स बढ़े पर उसके बाद से नहीं। पर डिसएडवांटेजेस भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बहुत हैं। प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी कुछ क्रॉप्स की, हम आत्मनिर्भर हुए, पर उसके साथ साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसने जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं उनको डिपेंडेंट कर दिया आउटसाइड सोर्सेस पे कि वो एग्रीकल्चर में इनपुट्स जो भी यूज़ हो रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं। तो एक तरीके से कैपिटलिस्ट फार्मिंग को प्रमोट किया इंडियन एग्रीकल्चर में। तो जो बड़े किसान थे, लैंड रिफॉर्म्स आने के बावजूद जो बड़े किसान थे तो उनको इनका ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब मशीन चलती है जैसे ट्रैक्टर्स चलने हैं या आपकी कंबाइन मशीन्स चलनी, तो वो जब बड़ा लैंड होता है तो उस पर ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं या उनकी इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो ज़्यादा बढ़िया होता है। तो बड़े किसानों को इससे और ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो इसकी वजह से डिस्पैरिटीज़, असमानताएं बहुत बढ़ी, क्षेत्रों के बीच में भी बढ़ी और लोगों के बीच में भी बढ़ी। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर छोटे किसानों और बड़े किसानों के बीच की भी दूरियां बढ़ी। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों ने इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया और उसमें आगे बहुत तेज़ी से बढ़े, तो जैसे पंजाब है आपका और वेस्टर्न यूपी है, हरियाणा है, तो यहाँ के किसान वगैरह काफ़ी रिच हुए बहुत एकदम अचानक से, और बाकी जगहों के उतने ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाए। और ये एक तरीके से रूरल सेक्टर में भी क्लासेस डेवलप हो गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि there were many farmers who could not afford the inputs necessary to participate in the green revolution, and gaps between social classes widened as wealthy farmers got wealthier and poor farmers lagged behind। क्योंकि इसमें कैपिटल चाहिए और कैपिटल फार्मर्स के पास थी नहीं। और शुरू में खास तौर पे, बाद में एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम डेवलप हुआ, वो हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम में क्या, क्योंकि आपको फार्मर्स को कैपिटल चाहिए, तो और वो कैपिटल कहाँ से मिलेगी, उनके पास अपने पास है नहीं। तो वो अगर आप एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते तो वो बैंक से लोन लेंगे। तो अगर उनका फार्मिंग से उनको लाभ हो गया तब तो ठीक है, वो लोन वापस कर देंगे। अगर नहीं दे पाए तो फिर ये ऋण का बोझ उन पर बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो हताशा में अपनी जान भी दे देते हैं। ऐसे कुछ सुसाइडल टेंडेंसीज देखी गई हैं और ये बहुत ही आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर तरीके का मुद्दा रहा एक कि जो है जो किसान की दशा पे भी रहता है और किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, पर उसका बेसिक जेनेसिस यही है क्योंकि वो जो पूंजीगत हमने व्यवस्था एग्रीकल्चर सेक्टर में ले आए हैं, तो उसके लिए पूंजी के लिए उनको बैंक्स पे या
अदर इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, और अगर वो उस लोन को वापस ना कर पाए तो उसका उसके डिप्रेशन में आते आते वो अपनी, कुछ फार्मर्स नहीं उसको हैंडल कर पाते और अपनी जान दे देते हैं। फिर दूसरा है, तीसरी चीज़ है कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा बुरा असर हुआ, क्योंकि ये कहा गया कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ हुए उसकी वजह से जो नेचुरल फौना और फ्लोरा था, जो खेत थे उनका, और वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे कि जो केचुए देखे जाते थे बहुत ज़्यादा रहते थे, और वो एक तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते थे, सॉइल के एरेशन को बढ़ाते थे, तो उनकी संख्या बहुत कम हो गई, उनकी ब्रीडिंग ही बहुत कम हो गई, इतना ज़्यादा केमिकल यूज़ होने लगा। क्योंकि किसानों ने, उनको कोई बहुत प्रॉपर यूज़ करना है आपको फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, पर एकदम फिक्स मात्रा बताने वाला उनके साथ खड़ा हुआ कोई नहीं था। और मैक्सिमम ज़्यादातर अनपढ़ किसान थे, उन किसानों को लगा कि हम जितना ज़्यादा, अभी भी ये सोच है कि हम जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे, जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड डालेंगे, उतना ही हमारी पैदावार बढ़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पाने की लालच में एकदम से इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर दिया इस ग्रीन रिवोल्यूशन में, जो हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए उसकी वजह से। और इसने हमारे इन्वायरमेंट पे भी बहुत बुरा असर डाला, क्योंकि कोई भी स्पीशीज़ अगर हटती है आपकी इकोसिस्टम से तो वो डिस्टरबेंस ही लाती है इकोसिस्टम में। और जो भारत की हजारों में इंडिजिनस क्रॉप्स की ब्रीड्स थी, जो यहाँ का जेनेटिक कॉम्पोजिशन था, तो जो भी ग्रीन रिवोल्यूशन के माध्यम से हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए, तो वो गिने चुने वही इस्तेमाल होते रहे सभी जगह ऑल ओवर इंडिया। पर जो जैसे ट्राइबल्स में आप देखिए तो बहुत सारी इंडिजिनस वैरायटीज़ थी फूड्स, गेहूं की भी, चावल की भी, तो लोगों ने उनको छोड़ दिया, वो एंडेंजर्ड हो गई, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हैं, बहुत रेयरली कोई यूज़ कर रहा है उसको। तो इसको भी हमें रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जेनेटिक इंडिजिनस वैरायटीज़ का आपका साइकिल से हट रहा है, तो वो भी एक तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए या हमारे पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। तो इस पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि जैसे पंजाब में सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ हुए, सबसे ज़्यादा वहाँ के किसान तरक्की किए, बहुत बड़े बड़े किसान हुए, बड़े बड़े फार्म हाउसेस होते थे, उनके प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा, वीट और ख़ास तौर पे वीट का, वहाँ पर वीट और राइस का, मेज़ का, वीट का ख़ास तौर पर, क्योंकि राइस तो ज़्यादातर साउथ और बाकी जगहों पे रहा, पर फिर भी आपका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वीट का पंजाब में हुआ। पर आज की डेट में ऐसा है कि वहाँ पे कैंसर ट्रेन तक चलती है, लोगों को कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज के समय में अगर हम देखें तो इतना अडल्ट्रेटेड फूड है कि कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना पोल्यूशन है, अडल्ट्रेशन है। तो इन सारी वजह से इर्द गिर्द आपको जो बहुत रेयरली कभी सुनने में आता था या नहीं भी सुनने में आता था अपने जीवन काल में, अब आपको इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां देखने को मिले। तो हेल्थ हैज़ार्ड्स भी हैं, उसके इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स में ही वो आ जाएगा, इकोलॉजी हैज़ार्ड्स हैं। तो ये नुकसान बहुत बड़ा एक हुआ है। और क्योंकि जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हुआ है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का, उसने एयर पोल्यूशन भी किया है, वाटर पोल्यूशन भी किया है और सॉइल पोल्यूशन भी किया है। और जो आपके सॉइल को होल्ड करके रखते थे, जैसे ट्रीज होते थे, ऐसा नहीं कि लार्ज पैचेस ऑफ लैंड है खाली और वहाँ पे खेती हो रही है, बीच बीच में बाग होते थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे, तो वो जो सॉइल इरोजन था उसको कम करते थे। पर जो है जब ओवर एक्सेसिव यूज़ जो हुआ इरिगेशन का, फिर पेड़ कम हुए, तो इन सब की वजह से जो टॉप लेयर है सॉइल कवर का वो डिप्लीट होता चला गया, या आप कहें इरोड हो गया या रिमूव हो गया। इस वजह से सॉइल इरोजन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई ग्रीन रिवोल्यूशन की, जिसको हम, इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। अब न्यू थ्रस्ट एरियाज क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल बात हो रही है सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हो रही है, कि आपने उसके एडवांटेजेस देख लिए, आप बहुत ही एडवर्स कंडीशन में थे,
मरी के कगार पे थे, पर आप सेल्फ सफिशिएंट हो गए। आज हमारे भंडार गृहों में इतना अनाज है कि वो प्रॉपरली यूज़ भी नहीं हो पाता है, सब उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो पा रहा है। तो हम जब इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, तो अब हमारा फोकस क्वांटिटी इंक्रीज करने पे नहीं होना चाहिए, क्वालिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकें। क्योंकि हमने इस पूरे अभी तक के डिस्कशन में यही पाया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा कि उसने क्वांटिटी तो इंक्रीज की, पर क्वालिटी जो है कुछ प्रोडक्ट्स की खराब कर दी, आपके जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी। तो इसके लिए हम क्या देखिए, जो आउटपुट है कोर्स सीरियल्स का, उसको इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब खाली फूड सिक्योरिटी भोजन देने के संदर्भ में नहीं, न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए। तो जो हमारे मोटे अनाज थे उनसे न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मिलता था। एक तरीके से अब अमीरों का भोजन हो गया है, कोर्स ग्रेन्स कहते हैं, क्योंकि उसका प्रोडक्शन इतना पहले से उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जितनी उसकी डिमांड है। तो वो महंगे मिल रहे हैं, और अब इतना बीमार हो रहे हैं लोग, कोई किसी को डायबिटीज़, लाइफ डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो उसमें उनको कहा जाता है कि आप कोर्स सीरियल्स का इस्तेमाल करें। तो हमें जो कोर्स सीरियल्स हैं उनके प्रोडक्शन को, उनके एरिया अंडर कल्टिवेबल और आउटपुट दोनों बढ़ाना है। फिर स्टैग्नेशन इन आउटपुट ऑफ पल्सेस नीड्स टू बी ब्रोकन। बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स में आपने शुरू से देखा कि जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम इंक्रीज हुआ है, तो उसका प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है जिससे कि फूड बास्केट एनरिच हो सके। स्ट्रेटजीज इरिगेशन की, वाटर मैनेजमेंट की बढ़ानी, क्योंकि ऐसी होनी चाहिए जो वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान दें। बायो फर्टिलाइजर्स का लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, जिससे कि बायो फर्टिलाइजर्स के यूज़ बढ़ाया जा सके और हमारी सॉइल फर्टिलिटी को रिगेन किया जा सके। इसमें दो टर्म्स आते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग। क्योंकि अब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये दोनों तरीके सस्टेनेबिलिटी आ रहे हैं वो हैं। अब ओवरऑल स्ट्रेटजी यही थी कि 1965 में जो स्ट्रेटजी यूज़ हुई हमारे यहाँ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स से बढ़ाया जाए, खास तौर पे वीट और राइस। उसके लिए केमिकल, अगर फर्टिलाइज यानी केमिकल इनपुट्स की ज़रूरत है। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, वो चाहे क्रॉप से मिल रहा हो, चाहे एनिमल से हो, चाहे फार्म वेस्ट हों, एक्वेटिक वेस्ट हों, वो विभिन्न किसान केंद्रों के माध्यम से लोगों को आपको एजुकेट किया जाए कि वो बायोलॉजिकल मटेरियल्स को किस तरीके से बेनिफिशियल, उसमें माइक्रोब्स होते हैं, ये समझाया जाए कि वो बहुत यूज़फुल हैं, और बायो फर्टिलाइजर्स की तरह उनको डेवलप करके उनको यूज़ किया जाए। क्योंकि इसी से सस्टेनेबल प्रोडक्शन होगा और यही इको फ्रेंडली भी होगा, और इससे पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी डेवलप होगा। और जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या क्लाइमेटिक चेंजेस की क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ख़ास तौर पे पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स जो हैं, इन सब से थोड़ा निजात मिलेगी। उसमें आप देखिए, ये मैन्योर्स हैं, वर्मी कंपोस्ट है, ग्रीन लीफ मैन्योर्स हैं, जो ये तो पेड़ पौधों के सबका जो मैन्योर निकलता है उससे बनाया जा सकता है उससे। और क्रॉप रोटेशन किया जाए, जैसे कि जो खेत है उसकी फर्टिलिटी जैसे कम हो रही, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं नोड्यूल्स में, पल्सेस और लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनमें, चना है, इस तरीके के जो दलहन जिसे आप कहते हैं उसमें, तो वो फिक्स करते हैं नेचुरल नाइट्रोजन को। तो अगर आपने एक साल उसमें गेहूं बोया है या चावल बोया है, तो दूसरे साल या एक दो साल बो लिया, तो उसके बाद क्रॉप रोटेशन करिए, उसके बाद उसी फील्ड में कुछ और वैरायटी का क्रॉप बोई, तो इससे भी सॉइल फर्टिलिटी रिगेन होगी। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करेंगे तभी आपको ऑर्गेनिक मैन्योर्स मिल पाएंगे। और बायो फर्टिलाइजर्स तरह तरह के डेवलप करें रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, और लोगों को सिखाएं किसानों को कि कैसे बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल फार्मिंग भी होगी, जो हमारे हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, सबके लिए यूज़फुल होगी। इसकी मार्केट भी बढ़ रही है, अभी प्राइसेस इसके हाई हैं क्योंकि इसका प्रोडक्शन कम है, रेयर है, क्योंकि अब किसान स्विच ओवर नहीं होना चाहते हैं, जो उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह इतना यूज़ किया और जो इतना
प्रोडक्शन मिलता है उनको, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है, उससे उनको डर लगता है कि कहीं हम वापस अपने इन सब चीज़ों पे आएँ तो हमारा प्रोडक्शन कम ना हो जाए। हालाँकि देखा गया है कि कुछ जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, हरे नीले शैवाल कहे जाते हैं, वो फूड उसी 1 हेक्टेयर पर खेती की जो पैदावार है उसको 10 गुने 20 गुने तक भी बढ़ा देते हैं। तो इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा और ओवरऑल सबको सरकार को, किसानों को और साथ ही जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, फील्ड पे जाके काम करने वाले लोग हैं किसान केंद्रों से, तो ये सब मिल के काम करेंगे तो ये अब इसमें अचीवमेंट्स आप क्या कह सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, तो ये बूस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स में जो हमारा अभी इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में पेज। फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग में होता है कि आपका जो फार्मिंग सिस्टम है, रूरल सिस्टम, उसमें इस तरीके की एक्टिविटीज़ को प्रोमोट किया जाए जो इंटरडिपेंडेंट हो, इंटर रिलेटेड हो और इंटर लिंक्ड हो। जैसे कि आपको जो राइस की फील्ड्स हैं उसमें आप फिश कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। उनके किनारे पे खेतों के किनारे कुछ ऐसे पेड़ लगा सकते हैं क्योंकि जिसकी छाया से उनको नुकसान भी ना हो और उससे भी उनकी कुछ इनकम बढ़ सके। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग बस ये है कि वो किसानों की जो इनकम बढ़ाने की बात करते हैं कि अगर आप डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम कह रहे हो तो वो इनकम कैसे डबल होगी कि नहीं होगी, पर बढ़ेगी कैसे? बढ़ेगी ऐसे कि आप खाली फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन पे या पल्सेस इन सब के ऑयल सीड्स इन्हीं सब के प्रोडक्शन पे नहीं, पूरा एक हॉर्टिकल्चर पे, साथ ही एनिमल हस्बेंड्री पे, बी हाइव कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, केचुआ पालन हुआ, इस तरीके के बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें किसान इन्वॉल्व हो सकते हैं। इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बढ़ेगी और किसान को आय के और सपोर्टिंग स्रोत भी मिल जाएंगे। खाली एग्रीकल्चर न्यू थ्रस्ट एरियाज क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल बात हो रही है सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हो रही कि आपने उसके एडवांटेजेस देख लिए। आप बहुत ही एडवर्स कंडीशन में थे, भूखो मरी के कगार पे थे, पर आप सेल्फ सफिशिएंट हो गए। आज हमारे भंडार गृहों में इतना अनाज है कि वो प्रॉपरली यूज़ भी नहीं हो पाता है, सब उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो पा रहा है। तो हम जब इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं तो अब हमारा फोकस क्वांटिटी इंक्रीज करने पे नहीं होना चाहिए, क्वालिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकें, क्योंकि हमने इस पूरे अभी तक के डिस्कशन में यही पाया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा कि उसने क्वांटिटी तो इंक्रीज की पर क्वालिटी जो है कुछ प्रोडक्ट्स की खराब कर दी, आपके जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी। तो इसके लिए हम क्या देखिए, जो आउटपुट है कोर्स सीरियल्स का उसको इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब खाली फूड सिक्योरिटी भोजन देने के संदर्भ में नहीं, न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए। तो जो हमारे मोटे अनाज थे उनसे न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मिलता था। एक तरीके से अब अमीरों का भोजन हो गया है, कोर्स ग्रेन्स कहते हैं, क्योंकि उसका प्रोडक्शन इतना पहले से उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जितनी उसकी डिमांड है, तो वो महंगे मिल रहे हैं। और अब इतना बीमार हो रहे हैं लोग, कोई किसी को डायबिटीज़ लाइफ डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो उसमें उनको कहा जाता है कि आप कोर्स सीरियल्स का इस्तेमाल करें। तो हमें जो कोर्स सीरियल्स हैं उनके प्रोडक्शन को, उनके एरिया अंडर कल्टिवेबल और आउटपुट दोनों बढ़ाना है। फिर स्टैग्नेशन इन आउटपुट ऑफ पल्सेस नीड्स टू बी ब्रोकन, बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स में आपने शुरू से देखा कि जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम इंक्रीज हुआ है, तो उसका प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है जिससे कि फूड बास्केट एनरिच हो सके। स्ट्रेटजीज इरिगेशन की, वाटर मैनेजमेंट की बढ़ानी, क्योंकि ऐसी होनी चाहिए जो वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान दें। बायो फर्टिलाइजर्स का लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, जिससे कि बायो फर्टिलाइजर्स के यूज़ बढ़ाया जा सके और हमारी सॉइल फर्टिलिटी को रिगेन किया जा सके। इसमें 2 टर्म्स आते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग, क्योंकि अब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो ये दोनों तरीके सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएं। धन्यवाद।
मुझे लगता है कि मेरा ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा और इसने पूरा सिनेरियो हमारा किस तरीके से एग्रीकल्चर सिस्टम कहाँ पे क्यों ज़रूरत पड़ी हमें हरित क्रांति की भारत में एकदम से टेक्नोलॉजी को बदलने की, और आज हमको फिर से रीथिंक करने की बात आ गई कि हम फिर से ये मनन करें कि हमें उसमें क्या और चेंजेस लाने हैं, जिससे कि जो उसके दुष्प्रभाव हैं उनको उनसे दूर किया जा सके और किसानों की इनकम को डबल किया जा सके। धन्यवाद।